सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला या शायद पता नहीं कौन सा एक मुनफरिद अनोखा बैद ज़ख्ल फ़ैसला, उसके कुछ नुकात तफसीली तौर पर सामने आ चुके हैं। आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज पूरा दिन इसी एक फ़ैसले की गूंज हमें सुनाई देती रही मुख्तलिफ़ फोरम्स पर। इस फ़ैसले में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो इससे पहले पाकिस्तान की अदालतों में कभी किसी ज़रखेज़ दिमाग ने, मेरा नहीं ख्याल है कि सोचा होगा। जज साहब ने, जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने अपने इस इन्वर्टेड कॉमास में मुनफरिद फ़ैसले में ये हुक्म सादिर फरमाया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की लाश को फांसी के बाद 3 दिन तक डी चौक पर लटका के रखा जाए ताकि देखो मुझे जो दीदे इबरत निगाह हो वाली जो मिसाल है वो दुरुस्त साबित हो जाए। ऐसा लगता है कि पहली मर्तबा खुद मुंसिफ ही कानून की दहलीज को लांघ चुके हैं। महज़ब दुनिया ऐन उस वक्त कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मज़े लूट रही है, दुनिया चांद पर जा रही है, और हमारे इन जज साहब ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर इल्ला माज़ल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुंह में खाक, गुमनामी और अजीब से एक लफ्ज़ जिसे मैं कहना नहीं चाहता, उसके खाई में गिरा जा सकता है और कुछ हो नहीं सकता माज़रत के साथ। संगीन गद्दारी फैसला केस का फ़ैसला आ चुका है। मोहतरम जनाब जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, कुछ लोगों को मोहतरम कहने पे एतराज़ होगा, कुछ को जनाब कहने पर, 5 मरतबा, ज़्यादा नहीं, 1-2 नहीं, 5 मरतबा सज़ाए मौत देने का हुक्म सादिर किया है। साबिक़ हुक्मरान पर 5 चार्जेस फ्रेम किए गए और हर जुर्म पर 1 बार मौत की सज़ा। फरमाते हैं कि बैरून मुल्क भगाने वालों को भी कटहरे में लाया जाए, यहीं तक महदूद रहते हैं फ़िलहाल। जस्टिस वक़ार सेठ साहब की खिदमत में मैं नहायत अदब, एहतराम, इज्ज़ और मुनकसिरुल मिजाजी के साथ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हुजूर के बैरून मुल्क भगाने वालों की जब बात हो रही है तो आप उस वक्त भी मेरे ख्याल है कुर्सी पर होंगे जिस वक्त जरदारी साहब ने सलूट देकर रवाना फरमाया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को। मैं छोटा मुँह बड़ी बात, हुजूर वाला, मतलब मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ, मैं तो आपकी गाड़ी के एक टायर से भी ज़्यादा हकीर हूँ, लेकिन फिर भी सुन लीजिए सर, उस वक्त क्यों नहीं बोले थे आप? हुजूर वाला, आपने कहा कि हर जुर्म पर 1 बार मौत की सज़ा। कसम खुदा की, एक जुर्म पर 10 बार सज़ा दीजिए, वो मेरे मामू के लड़के नहीं हैं, रस्सी चाहिए मुझसे ले जाइए। मगर ये फ़ैसला अधूरा है। हुजूर चौधरी शुजात हुसैन को फांसी क्यों नहीं दे रहे हैं? वो किसका रिश्तेदार है? चौधरी परवेज़ इलाही जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का आलाकार था, इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत वो चला रहा है, इसलिए कि आपका पूरा सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, डीरेल हो जाएगा। आधा अधूरा इंसाफ। मुंसिफ वो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? ये मेरा ख्याल है इसकी तफसीर आपने गलत पढ़ ली थी हुजूर वाला। जितना आपका तजुर्बा है मेरा ख्याल है उसकी आधी भी मेरी उम्र इस वक्त नहीं हुई होगी, या शायद आधी हो ही चुकी हो। आपका जितना एक्सपोजर है मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता हुजूर वाला। अगेन छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सर आपने बहुत मायूस किया है। वो तमाम अनमोल रतन जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की काबीना में थे और जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल ज़रूर रहा होगा इस एक मुनफरिद अनोखे फैसले में, जो उस वक्त की आइन शिकनी, उसका फैसला जो आप आज सुना रहे हैं। लेकिन हुजूर एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर उसके खिलाफ फैसला देकर के आप क्या साबित करने की कोशिश करें, जब हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने जो साउंड बाइट हमने चलाया जिसमें उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कहा कि एक फ़ैसला उनके खिलाफ आने वाला है, उनके हवाले से हमें बड़ी उम्मीद हो चली थी कि ये फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला आइन और कानून की बालादस्ती की उसको ताज़ा कर देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब भी उसका गुमान नहीं कर सकते होंगे। आज एक मुख्तसर मगर एक टाइमली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ गफूर साहब फरमाते हैं कि हम मुल्क के साथ साथ इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। आसिफ गफूर साहब ने दुरुस्त तौर पर कहा, अदालती फ़ैसले में इस्तेमाल लफ्ज़ बल्कि अल्फाज इंसानियत, मज़हब और तहज़ीबी इक़दार के
मनाफी हैं। वज़ीर कानून ने फ़रोग़ नसीम साहब ने जस्टिस वक़ार सेठ की दिमागी सेहत पर सवाल उठा दिया। इसके अलावा उन्होंने जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान भी किया है। यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं। फ़रोग़ नसीम साहब को अगर मैं कोट करता चलूँ, मैं अपना कंधा क्यों दूँ। फ़रोग़ नसीम साहब ने मेंटली इल कहा है जज साहब को, लेकिन इस सिस्टम की, इस बदसूरत और भोंडे सिस्टम की इन्वर्टेड कॉमास में खूबसूरती मुलाहिजा कीजिए कि एक आदमी, उसकी दिमागी सेहत का राज अफशा होते होते वो इस सिस्टम की तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के मजे लूट चुका होता है। वो सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं है, अल्लाह मियां की है। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लोअर कोर्ट से होते 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 यकीनन वो आसमान से तो नहीं टपके होंगे। तरक्की की तमाम मनाजिल उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तय की हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। ये फैसला अगर एक ना हुआ होता तो उनसे कोई शिकायत थी ही नहीं। इस फैसले पे भी कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ उसके चंद निकात पे बात हो रही है। इस सिस्टम को उस वक्त तक नहीं पता चला जब तक जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने यह भंड नहीं कर दिया माज़अल्लाह। फ़रोग़ नसीम साहब को बहुत देर लगी आते आते। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान फरमाते हैं कि फैसला दुश्मनी की बुनियाद पर किया गया। मजीद फरमाते हैं कि हुजूर ऐसा शख्स किसी सूरत जज रहने का हकदार नहीं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी हुजूर, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मेरा ख्याल है कि जो मैं नहीं कह रहा हूं आपको लाउड एंड क्लियर समझ में आ रहा होगा। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि फैसला सुनकर सर शर्म से झुक गया। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब का कहना है कि बुनियादी इंसानी हुकूक से इनहिराफ बरता गया। एतजाज़ हसन साहब फरमाते हैं कि नफ्सियाती मुआयना जो है वो ज़रूरी है। जस्टिस वक़ार सेठ साहब का डॉक्टर मुबीन अख्तर एक नाम ऐड किए देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईने पाकिस्तान के तहत सज़ा मुमकिन ही नहीं, ऐसा लगता है एतजाज़ एहसन साहब को। ताहम सोने पे सुहागा मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो उमूमन खामोश रह करके अपना वज़ीर आज़म होना चलाए चले जा रहे हैं, धकेले चले जा रहे हैं, आज बोल पड़े हैं वो। क्योंकि ज़ाहिर है आज भी नहीं बोलते तो बड़े मामलात थे। ये कोई PIC वाला मामला तो नहीं है कि जिस पे खामोशी इख्तियार करें। ये कोई भांजे मौसूफ वाला मामला तो नहीं है कि जो खामोशी इख्तियार ना करें। यहाँ तो बोलना ही था, बहरहाल बोले। लेकिन अजीब सा ये है, कुछ कह रहे हैं कि ये फ़ैसला गैर शरई है। तू कौन में खामखा शरा? आप वज़ीर आज़म हैं या मुफ्ती आज़म पाकिस्तान? एक तो खैर यहाँ इस सूरत-ए-हाल का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि हर आदमी जिसको जो काम नहीं आता उसमें वो टांग अड़ा रहा होता है। एक डॉक्टर जो है वो किशोर कुमार को चैलेंज कर रहा होता है। अल्ताफ़ हुसैन बैठ करके डिस्प्रिन के फ़वाइद बताया करता था यहाँ। एक और साहब हैं जिनका नाम अभी मेरे मुंह से भड़ से निकलने ही वाला था, एंड टाइम पर मैंने कंट्रोल कर लिया। वो वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर थे और MQM में थे। मैं अपने मेहमानों को तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैफ़ी साहिबा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और अख़ुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगे। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सबसे पहले गज़ाला सैफ़ी साहिबा को रुख करेंगे। मोहतरमा गज़ाला सैफ़ी साहिबा, तमाम मौजूद मेहमानों के साथ आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। मैम, ये जो बईद ज़क़्ल फ़ैसला सामने आया है, आपके ख्याल में ये टाइम बुरा चल रहा है मेरी सरकार का, या क्या कुछ मामलात हैं कि हर दूसरे दिन एक नया स्पीड ब्रेकर जो है वो इस हुकूमत का मुंतज़िर होता है? हालांकि आप लोगों को तो किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो खुद अपने लिए काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर से कुछ और अनमोल रतन वज़रा भी ऐसे रखे हुए आपने कि जो उल्टा हुकूमत को एक टफ़ टाइम देते रहते हैं। ऐसे में जस्टिस वक़ार सेठ साहब, अल्लाह इन्हें नज़र बद से बचाए, इनकी उम्र दराज करे, और इनके ख़िलाफ़ ये जो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने वाला है इसका कोई मंतकी नतीजा बरामद करे। मैडम, इनको किस इनाम से नवाजना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख़्याल है कि एब्सेंशिया में बहुत सारे लोग परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में क्विट हुए, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो भी थी, और अल्ताफ़ हुसैन भी क्विट हुए एब्सेंशिया में। अभी लेटेस्ट केसेस थे जो कॉन्विक्ट्स हैं, नवाज़ शरीफ कॉन्विक्टेड हैं, जेल में थे मौजूद कैदी, और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो था वो इस्टेब्लिश हो गया था, और उसके बाद उनको इजाज़त मिली मुल्क से बाहर जाने की उन ग्राउंड्स पे कि वो बीमार थे। तो एक शख्स जो कि आपके मुल्क का, और फिर रोना ये होता है प्रोडक्शन ऑर्डर का कि जी सदर पाकिस्तान रह चुका है ज़रदारी, तो उसे प्रोडक्शन ऑर्डर ज़रूर मिले। यहाँ पर एक सदर पाकिस्तान रहा हुआ है,
ज़रूर है कि वो मार्शल लॉ मार्शल लॉ के भी हेड थे, मगर ऐसी चीज़ नहीं है कि इस वक्त जो जिस किस्म का वर्डिक्ट दिया गया है और जिन वर्डिंग्स जो उनकी हैं, सारा जो अल्फाज हैं, एक तो वर्डिक्ट गलत, ऊपर से वर्डिक्ट के अल्फाज गलत, और फिर उसको जिस तरह से पेश किया गया वो सब कुछ गलत। तो फिर जो कुछ आवाज़ें उठेंगी मुख्तलिफ उससे कि जी जहनी इस पे और ये वो तो बात की बातें हैं। असल बात ये है, आपने सही कहा कि वो मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ वो मराहिल तय करते हुए वहाँ पहुँच भी चुके और फिर कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वो ज़हनी तौर पे कितने बीमार हैं। मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, पॉलिटिकल ओपिनियन मैं नहीं दूंगी, पार्टी का स्टैंड्स के पे ये बात नहीं है, मगर मेरा अपना जो ये है कि ज़्यादातर जो जजेस बनते हैं, अब कोट एंड कोट हो जाएगा, ज़्यादातर जो जजेस बनते हैं वो ज़्यादातर वो लॉयर्स होते हैं जिनकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं चल रही होती है, और उनको ये मौका मिलता है हाँ सीरियसली, और उनको ये मौका मिलता है कि वो किसी तरह से उनको एक अच्छी तनख्वाह मिल जाए, उनको गाड़ी मिल जाए जो वैसे ख़ुद अफोर्ड नहीं कर सकते वैसे अपनी प्रैक्टिस से, बिल्कुल घिसी हुई पिटी हुई अक्सर की प्रैक्टिस होती है। मेरा मुत्तफिक होना इससे कतई ज़रूरी नहीं है मैडम। इससे पहले कि आप मेरी नौकरी पे खेल जाएं, मैं पीपल्स पार्टी के पास जाऊंगा ताकि आपको बात पूरा करने का मौका ही ना मिले। अखूनज़ादा चट्टान साहब, हुजूर वाला, सर धड़ंग तख्ता हो गया ये तो। मतलब वो जो बगलें बजाई जा रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जमहूरियत बेहतरी इंतकाम है का नारा दोबारा दे दिया गया था। मैं तो खैर डर ही गया था, अल्लाह रहम करे दोबारा अल्लाह ना करे कि ये इंतकाम हमसे कभी लिया जाए, और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरियत के हवाले से। वो जो लास्ट टाइम हमने भुगता वो अभी तक समातों में महफूज है सर, बल्कि याददाश्तों में माजरत के साथ। हुजूर वाला, ये मुझे बताइए कि अब इस नादिर शाही फैसले के ये जो नुकात, ये जो अजीब व गरीब नुकात सामने आए हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो फरमाते हैं कि मतलब उन्होंने दिमागी सेहत पर भी शुबा जो है वो उठा दिया है। वो कहते हैं कि मतलब आप समझ रहे होंगे, फरमाइए ज़रा कुछ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस पे मुझे और आपको या किसी और को या एतजाज़ हसन को कुछ फरमाने की ज़रूरत नहीं है। इसके फरमाने के लिए एक लीगल फोरम है कि उनको हक़ हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगर उसको इस फैसले पे एतराज़ है, अगर एतजाज़ हसन को भी एतराज़ है, तो एतजाज़ हसन जाके इस केस को वहाँ पे इनके वकालत करे और सुप्रीम कोर्ट में जाके और साबित करे कि ये फैसला गलत हुआ है। मैं तो हैरान हूँ कि कुछ लोग, बाकी सोशल मीडिया पे आप जाके देख ले तो आपको अवाम का पता चल जाएगा कि अवाम क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम। लेकिन कुछ लोग इस तरह कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता किसी पैगम्बर के खिलाफ कोई तौहीन हुआ है या किसी फरिश्ते के खिलाफ किसी ने कोई गलत बात की है। भाई ये तो वही मुशर्रफ है ना जिसके एक फोन कॉल की वजह से हमारे 70,000 सिविलियन और 11,000 हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं। क्या ये वो मुशर्रफ नहीं है जो अपनी किताब में लिखा है कि मैंने पाकिस्तान को बेचा है डॉलर लेके, और इसमें एक हमारी बहन, हमारी एक खातून आतिया सदीकी, उसको भी बेचा था। और आप इस डॉक्टर का इंटरव्यू उठा के पढ़ ले, आपके रूम ये खड़े हो जाएंगे। सर अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। एक मिनट जी, आप अपनी बात मेरी मुंह में नहीं डाले। अगर बुलाए तो जिस तरह मैं आपको सुन रहा था, 1 घंटे से आप लेक्चर दे रहे थे, इस तरह मुझे भी आप सुने। अगर आपको सुनने की नहीं है जो बर्दाश्त, तो फिर किसी को नहीं बुलाए। क्या ये वो मुशर्रफ नहीं है जिसकी वजह से 4,000 कबाइली जो है वो शहीद हुई है? क्या ये वो मुशर्रफ नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान 150 अरब डॉलर ये पाकिस्तान का खसारा हुआ है? क्या जिसने पाकिस्तान को, क्या ये सब कुछ इन्होंने फौज के लिए किया था, इस मुल्क के लिए किया था, अपने नाजायज़ हुकूमत बचाने के लिए किया था? मैं तो कहता हूँ कि इसको एक बार क्यों, इसको तो 1000 बार सज़ा मिलना चाहिए। और गद्दारों को आप हिस्ट्री उठा के देख ले कि जिन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की है उसको कैसे कैसे सज़ा मिली है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं बजाते खुद हम सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ है, लटकाना तो दूर की बात है। लेकिन ये नहीं कि ये पहली बार इसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल की। इस अदालत ने, इस सुप्रीम कोर्ट में जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए
सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, इसलिए कि यहाँ ब्रेक पर जाने का वक्त हो रहा है, ब्रेक पर जाने का वक्त हो रहा है। और उससे पहले मैं आपकी बात बहुत तामुल से सुनता रहा हूँ। हुजूर वाला, आप मेरे मेहमान हैं और आप ज़ाती तौर पर भी मुझे अच्छे लगते हैं, पसंद हैं आप मुझे। आपकी इस बात का जवाब मैं बड़े इत्मीनान के साथ, मैंने पूरा आपका जुमला भी सुना, मैंने आपके उस चीज़ को भी सुना कि आपने मुझे लेक्चर देने का ताना दिया। सर उधार में रखता नहीं, ये मेरी बड़ी पुरानी आदत है। ब्रेक से वापस आने के फ़ौरन बाद में आपका ये उधार चुकाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा राना अरशद साहब के पास। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, ये जो केस की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इस दौरान में जो कुछ भी अप एंड डाउन हुआ है सर, एन इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, जो कुछ भी सामने आया है, हमारे लीगल सिस्टम में अगर कोई सुकम है, हमारी मामलात में अगर कोई कमी बेशी है, सर उसको आप किन अल्फाज में कवर करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आरफिन साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बड़ी फ़हम फ़रासत रखते हैं और बड़े तहम्मुल के साथ हम सब को बर्दाश्त भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज बिल्कुल एक तशवीशनाक सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है, ये कोई अनहोनी नहीं है। ये केस 2013 से लेकर 6 साल तक अदालतों में रहा और फिर 3 नवंबर 2007 का दिन सबके सामने था। खुद मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याई साहब के क्लिप्स निकाल लें और वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह रहे हैं, वो शाहद कामरान साहब के प्रोग्राम में कह रहे हैं कि बिल्कुल परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं और उनसे काम शुरू होना चाहिए। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को एक अदालत ने सज़ा दी है। ये अदालतें पहले जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब को सज़ाए मौत दे चुके हैं, ये अदालतें मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ाएँ दे चुके हैं, आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब सज़ा भुगत रहे हैं और मौत व हयात की कशमकश में हैं। लेकिन जब मरियम बीबी बीमार थी तो मरियम बीबी अपनी वालदा को छोड़कर खुद भी बीमारी की हालत में अपने वालिद के साथ 13 जुलाई 2018 को आई, गिरफ्तारी दी, फैसला उनकी गैर मौजूदगी में हुआ था। लेकिन मैं समझता हूँ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये हक है कि वो इस केस को अपीलेट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उनके वकला का भी हक है। मैं समझता हूँ अगर कुछ वकला कहते हैं तो बिल्कुल आइन से बालातर कोई नहीं और किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ब्रेक पर वापस आएंगे। ब्रेक तो कुछ और मौजूद हैं जिनका आता करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम गज़ाला, DGISPR ने आज जिन खदशात का, जिन ख़तरात का इशारा दिया, इंदिया दिया, क्या वो इस खबर की सूरत में दुरुस्त साबित नहीं होगा जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग में 2 पाकिस्तानी शहरियों के शहीद और 3 पाकिस्तानी फ़ौजियों के ज़ख्मी हो जाने के बाद अफ़गान बॉर्डर पर जो एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसकी सूरत में हमें डिस्टेबलाइज़ करने की जो कोशिशें सामने आई हैं, इंडिया की तरफ से हमें जिस थ्रेट का सामना है, क्या DGISPR ने जो कुछ कहा वो नविश्ता दीवार नहीं? क्यों हम जो है वो अपनी आंखें बंद करके ये यकीन करने पर तुले हैं कि सब कुछ ठीक है? मेरे ख़्याल में कुछ भी ठीक नहीं है। और 137 दिन या 138 दिन का जो कश्मीर का लॉकडाउन है, आप उसको देखिए। इन 138 दिन के अंदर अंदर क्या कुछ हुआ है आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। तमाम वो लोग जो गवर्नमेंट का नैरेटिव था और जो गवर्नमेंट का जिस पे काम किया था कि जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उन और जिन्होंने हुकूमत की और जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा, उन्हें सज़ा दी जाएगी। उसके बाद उन्हें स्लोली ग्रेजुअली जुडिशरी के थ्रू ही आज़ादी दी गई और स्लोली एक एक करके सबको आज़ादी का परवाना दिया जा रहा है। और फिर वही निकल के एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो कि सिर्फ एक फ़ौज का इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, जो आपकी सॉलिडारिटी, आपकी सिक्योरिटी और आपकी तमाम किस्म की हिफाजत करता है,
उसको चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाह रहा है। इंटरनेशनल सीन पे पाकिस्तान को कमज़ोर दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने जो पेशरफ्त की और जो यूनाइटेड नेशंस में और दूसरी जगहों पे जाके कश्मीर के बारे में जो हमने अपना जो राय थी उसको आगे तक पहुंचाया, वो तकलीफ़ जो है इंटरनेशनल सीन को, जो भी हमारे मुसलमान मुल्कों के या पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसको डैमेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो फ़ौज को डैमेज करते, और उसके लिए उन्होंने कोई नहीं, अपने अंदर के लोगों को ही ढूंढा है, जिसमें से मुख्तलिफ़ लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान को कमज़ोर दिखाने के लिए। अब आंखें खोलना हमारा अपना काम है पाकिस्तानी होने के नाते, कि हम देखें और जायज़ा लें कि जो कुछ हुआ है वो सही है कि गलत। दुरुस्त। अखूनज़ादा चट्टान साहब, हुजूर वाला, मैं आपका रुख करता हूँ। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिन अल्फाज में मुझ पर तबर्रा किया, मैं उस पर कोई तबसरा किए बगैर आपको ये याद दिलाते हुए नहायत खुशी महसूस कर रहा हूँ, हुजूर वाला, आपने जिस मुसलमान बहन का अभी दुखड़ा रोया, जिसका नाम है आफिया सिद्दीकी, क्या ये वही आफिया सिद्दीकी नहीं थी जिसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद बरसरे इख्तिदार आने वाले आसिफ अली जरदारी और तबलची भी आज़ाद नहीं करा सके? आसिफ अली जरदारी साहब ने कौन सा अक़वाम मुत्तहिदा में जा कर के आलमी बरादरी को चेतावनी दे दी थी कि अगर आफिया सिद्दीकी को हैंड ओवर नहीं किया तो एटमी हमला कर दूंगा? क्या आसिफ अली जरदारी ही की वो सरकार नहीं थी जिनके इख्तिदार संभालते ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दे करके सलाम साहब करके बाहर निकाल दिया गया, और महज इसलिए जुबाबंदी की गई क्योंकि अफवाज पाकिस्तान और एजेंसियों के रद्द अमल का खौफ था, रोटियों का सवाल था? क्या आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में अफवाज पाकिस्तान पर अमरीका बहादुर ने, अंकल सैम ने ताकत के नशे में सलाला हमला करके हमारे अफवाज पाकिस्तान के कुछ लोगों को शहीद नहीं किया था, जिस पर ऐन उस वक्त के जब जरदारी हुकूमत, ऐन उस वक्त के जब यूसुफ रजा गीलानी की हुकूमत अपने तस्मे बांध रही थी, उस वक्त के आर्मी चीफ ने, जिनके हवाले से शायद मुझे बहुत सारे रिजर्वेशंस हों, लेकिन क्या ये वही आर्मी चीफ नहीं थे जनरल कियानी जिन्होंने एक स्टैंड लिया और उसके बाद फिर हमने नेटो सप्लाई लाइन मुनक़ता की? हुजूर वाला, जो कुछ आपने कहा वो मैंने सुना, और अब जो मैंने कहा वो आपने सुना। योर टर्न नाउ। बिल्कुल जी, मैंने बहुत तसल्ली से सुना। अब अल्लाह ताला आपको भी इस तरह का हौसला दे दे जिस तरह के हौसले से मैंने आपको सुना। अक्सर सवाल मुख्तसर होता है, इसका जवाब थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जवाब आपके सवाल से मुख्तसर हो। क्या ये वो आसिफ अली जरदारी नहीं है जिन्होंने 9 महीने तक नेटो कानवाई पे पाबंदी लगाई? क्या ये वो आसिफ अली जरदारी नहीं है जिसके वज़ीर आज़म ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा शमसी एयरबेस और शाहबाज एयरबेस को खाली कर दे? जो मुशर्रफ ने दिया था, जो मुशर्रफ ने दिया था, वो नेटो कानवाई जिसका इजाज़त मुशर्रफ ने दिया था, क्या वो आसिफ अली जरदारी नहीं था जो अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया? क्या वो आसिफ अली जरदारी नहीं था जो अमेरिका दबाव के बावजूद उन्होंने गवादर पे चाइना के साथ मुआहिदा किया? मेरे भाई, आप इस तरह बात नहीं करें। हमने जो कुछ किया है इस मुल्क के लिए, ये मुशर्रफ के दौर में सवात से जो झंडा उतारा गया था आसिफ अली जरदारी ने लगाया। जो ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हुआ था वही फौज था मुशर्रफ के दौर में, लेकिन रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो था वो दहशतगर्दों के हाथ में था। वही फौज था जो मुशर्रफ के दौर में था, लेकिन सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था। बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। आसिफ अली जरदारी आया तो दोबारा बलूचिस्तान में गाजी बलूचिस्तान करके वहाँ पे तराना बजाना शुरू हो गया। आपके सवात पे झंडा लग गया, आपके ट्राइबल्स एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हुआ। और एक टाइम था जो मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे थे कि अस्करियत पसंद ये मारगला के पहाड़ों तक पहुँचे हैं मुशर्रफ के दौर में, लेकिन जब जरदारी का हुकूमत ख़त्म हो रहा था तो दहशतगर्दों का एक भी ठिकाना मासिवाई शमाली वजीरिस्तान के
पाकिस्तान में नहीं था, सारे अफगानिस्तान में मुंतकिल हो गए थे। मेरे भाई, आर्मी और चीज़ें, मुशर्रफ और चीज़ें। आर्मी का हमें इज्जत है, हमें प्यार है। हमारे फौज ने हमारे कल के लिए अपने आज को कुर्बान किया है। मुझे पता है, मैं खुद साथ था जो ऑपरेशनों में, कि कैसे कैसे जवानों ने अपनी जवानियां दांव पे लगाई है अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए। लेकिन क्या आप उसको, मुशर्रफ ने जो कुछ किया था, वो सारा गंद आप डालेंगे आर्मी के ऊपर? क्या आर्मी से मशवरा करके उन्होंने अफिया सदीकी को भेजा था? क्या आर्मी से मशवरा करके उन्होंने एक टेलीफोन कॉल पे एक ऐसे गलत पॉलिसी का इंतखाब किया? सर, जो मैंने हत्तल मकदूर कोशिश की कि आपके इख्तिसार क्यों आप लोग मुशर्रफ, मैंने हत्तल मकदूर कोशिश की है कि आपके जवाब को समझने की कोशिश करूं, आपको पूरा सुनूं, लेकिन इसमें मुझे आफिया सिद्दीकी वाला जवाब कहीं नहीं मिला। बहरहाल आपने कोशिश अच्छी की, नाकाम साबित हुई, होता है, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं राना अरशद साहब के पास जाना चाहता हूं। राना अरशद साहब, हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, अब वो एक इदारा जिस पर हम सब नाजा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अदलिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक इदारा जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शायद हम में से बहुत सारे लोग समझते होंगे, अख़ूनज़ादा चट्टान साहब ने भी उस पर अपने फ़ख्र का इज़हार किया, अफ़वाज पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। हुजूर वाला, एक अजीब सी घड़ी आ गई है, एक तरफ अदलिया और एक तरफ जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान खड़ी दिखाई देती हैं। अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई एक अनहोनी हो जाए, लेकिन ऐसी एक ऑकवर्ड कंडीशन में हुकूमत वक्त कहाँ खड़ी है? जी नूरुल आरिफीन साहब, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, तमाम अदारे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन हम सब आईने पाकिस्तान का ओथ लेते हैं असम्बलियों के अंदर और अहम ओहदों पर फैज़ होने के बाद। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबरा परवेज़ मुशर्रफ साहब को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। जो बात इमरान न्याजी साहब करते थे, अब उनका बयानिया वो 2007 वाला ठीक था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को फांसी होनी चाहिए, या आज वाला ठीक है? इसलिए बादशाह सलामत रिव्यू करें अपनी इर्द गिर्द की टीम, और जो सहूलतकार हैं और जो मावनत करने वाले हैं वो कौन थे? फ़रोग नसीम साहब कहाँ पर बैठे हैं? शेख रशीद साहब कहाँ पर बैठे हैं? आशिक फरदौस अवान साहब कहाँ पर बैठी हैं? जहांगीर तरीन साहब कहाँ पर बैठे हैं? फुआद चौधरी साहब कहाँ पर बैठे हुए हैं? और अब अगर सहूलतकारों का जिक्र होता है तो मैं समझता हूँ कि वो जो मुशर्रफ साहब कहते हैं, बिल्कुल उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। वो पूरी कैबिनेट मेंबर, वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ साहब कहाँ पर हैं? और फिर मैं समझता हूँ कि अगर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब का भी कहीं पर कोई लेना देना है तो उनको भी पूछ लें। लेकिन अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जब इसी अदालत आलिया ने हुक्म दिया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब डी सीट हुए, हमने तो एक मिनट नहीं लगाया था, हमने तो फैसले को कबूल भी किया था और फिर एपलेट कोर्ट में दोबारा फिर रिक्वेस्ट लेकर भी गए थे। आज मुशर्रफ साहब को चाहिए, उनके वकला को चाहिए कि वो बिल्कुल अपील में जाएं, लेकिन जो हकूमती वुज़रा शहजाद अकबर साहब, मैं समझता हूं कि इस तरह अदालतों को मुलायम नहीं करना चाहिए। ये कौन सा इंसाफ है? आज प्राइम मिनिस्टर साहब को नैब का हेलीकॉप्टर का केस है, उनको कोई नहीं पूछता। आज उनकी सिस्टर अलीमा बीबी पर जो न्यू जर्सी में अमेरिका में उनके 87 अरब रुपए के 2004 से लेकर 2018 तक छपाए गए हैं, उनका कोई जिक्र नहीं करता। फिर परवेज खटक साहब पर केसेज हैं, महमूद खान पर केसेज हैं, बाबर अवान साहब पर केसेज हैं। मैं समझता हूं कि जुल्फी बुखारी साहब का नैब में केस था, कोई कैबिनेट का इजलास नहीं हुआ था, कोई जैली कमेटी का इजलास नहीं हुआ था। आज हमारे साथ ये ज्यादतियाँ क्यों करते हैं? आज के इस केस का अगर मैं समझता हूं कि कहीं पर कोई जिम्मेदार हैं, तो जब इन्होंने अपने प्रोसिक्यूटर को डी सीट किया था, डी नोटिफाई किया था, तो उस वक्त इस केस को देख लेते। आज मरकजी हुकूमत का रोना नहीं बनता। परवेज मुशर्रफ साहब के वुज़रा के बिल्कुल अगर वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको राइट मिलना चाहिए। लेकिन हुकूमत किस खाते में अदालतों पर चढ़ाई किए हुए हैं और मेंटली तौर पर जजेस पर मैं समझता हूँ ये तौहीन अदालत की जा रही है। क्या कसूर था दानियाल का?
क्या कसूर था? थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, इसलिए कि ये हमारा मौजू इस वक्त नहीं है। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा हुजूर वाला, प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाना है। मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा मैम, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का कहना है कि अगर परवेज़ मुशर्रफ ने जुर्म किया तो उसमें जज और सियासतदान सब शरीक थे, क्या गलत है इस बयान में? देखिए, परवेज़ मुशर्रफ उनका जो भी केस है और जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और उसके ऊपर वो केस चला, उसको इस हद तक जाके कि जी 6 आर्टिकल्स पे या 5 पे उनको 5 दफ़ा सज़ाए मौत, और ये जो है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये यकीनन मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको एड्रेस होना चाहिए और अपील जानी चाहिए। मगर अभी का जो जजमेंट है, आज हम उसी पे बात कर रहे हैं कि अब जो जजमेंट आया है उसके अल्फाज, उसका अंदाज़ और जिस तरह से उसको सज़ा दी गई है, वो मेरे ख़्याल में किसी भी इंसानी हुकूक़ की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी लोग जो इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, वहाँ पर ये किसी तरह से भी उस फॉर्मेट पे कहीं भी पूरा नहीं उतरता। ये बड़ा एक अजीब किस्म का स्टेटमेंट दिया है जज साहब ने, और एक अजीब किस्म का नैरेटिव बिल्ड हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हम किस किस्म की हमारी जुडिशरी है और किस किस्म के हम लोग हैं और हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने मुल्क के, और ये हम लेके चल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इसे मैं कंडेम करती हूँ और ये होना नहीं चाहिए। हुजूर वाला सर, मुख्तसर सवाल आपसे पूछूंगा, अगर आप इनायत करें तो फिर उसके बाद फिर प्रोग्राम वाइंड अप करूंगा, वरना बात कट जाएगी और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अखुनज़ादा चट्टान साहब, हुजूर वाला सर, आप उन चंद लोगों में से हैं कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो उन पर नहीं लागू हो सकता, लेकिन फिर भी अक्सरियत, जितना मैं जानता हूँ अक्सरियत की बात कर रहा हूँ मैं, उमूमन इतनी बहादुर नहीं होती जितने आप हैं सर। जब तक अपनी गाड़ी के आगे रेंजर्स की या फौज की या पुलिस की गाड़ी ना लगे, एक सियासतदान, एक जवां मर्द सियासतदान अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करता। लेकिन जब बात आती है इदारों को उनसे बदला लेने की, किसी एक खास शख्स के कंधे पर रख करके, तो सब इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़ते हैं। हुजूर वाला, ये हुब्बे अली तो नहीं, बुग़्ज़े मुआविया ज़रूर लगता है। इख्तिसार के साथ अगर आप जवाब इनायत करें तो फिर मैं वाइंड अप करूं। देखिए जी, इदारे के साथ, फौज के साथ हमारा प्यार है, फौज के लिए हमारा जान कुर्बान। आपको पता है कि मेरे बेटे को उठाया, 2 बार मुझ पे धमाकी हुई, एक बार मेरे गर्भ को मिसाइलों पे मारा। क्योंकि मैं अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा था दहशतगर्दी के जंग में। फोर्सेस और चीज़ें, मुशर्रफ जैसे गद्दार और चीज़ें। अब मुशर्रफ के गुनवानी चीज़ों को क्यों इसका जिम्मेदार आप फौज को ठहरा रही है? क्या फौज से पूछ के ये सारा सब कुछ मुशर्रफ ने किया था या अपने इख्तिदार के लिए किया था? उन्होंने तो जो कुछ किया था अपने इख्तिदार के लिए किया था। और ये कश्मीर और ये, भाई कोई शर्म हया नाम की भी कोई चीज़ होती है? आप लोगों को शर्म होता तो कुलालमपुर का क्यों आप नहीं गए, क्यों कैंसिल कर दिया? आप लोग तो कह रहे थे कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम सब उस पासपोर्ट से निकलना भी अच्छी चीज़, वैसे शर्म नहीं आई कि वहाँ पे कश्मीर की बात हो रही है और पाकिस्तान का नुमाइंदा। आपको शर्म आती नहीं है? आपको तो शर्म की स्पेलिंग नहीं आती, करने के लिए आ जाते हैं कश्मीर नहीं आते, कश्मीर नीचे। आप शर्म करें, कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर आप लोगों ने बेचा है, फिर किस मुंह से आप लोग कश्मीर का नाम लेते? कश्मीर हम इंशाअल्लाह ताला ये मसला उठाया भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने था और उसको पाए तकमीर भी हम पहुंचाएंगे। ये कठपुतलियों का काम नहीं है, ये सिलेक्टेड का काम नहीं है, ये मुंतखब लोगों का काम है। इदारों को हम मजबूत कर सकते हैं। हमने खुदा का खौफ करें, आपको बहुत इज्जत मिल चुकी है, खामोशी बहुत देर तक नहीं चलेगी। आप पालिश तो कर सकते हैं, लेकिन मोदी के साथ याराने निभाते हैं। ज़्यादा चट्टान साहब, राना अरशद साहब, गजाला सैफी साहिबा, तमाम मौजूद मेहमानों को शिरकत पर नजरान अकीदत पेश करते हुए यहाँ वाइंड अप की तरफ जाऊँगा। अल्लाह करे परवरदिगार आलम की ये कठिन वक्त जो हमारे मुल्क पर, जो हमारे मुल्क के इदारों पर आया, परवरदिगार बहुस्न खूबी इसे ओवर कर दे। हम लोगों के तमाम जो मामलात हैं अल्लाह ताला बहुस्न खूबी उसे तय फरमाए। इसी एक दुआ के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िरी देंगे कल, बशर्ते ज़िंदगी। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।